हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इज इन अ रेस्ट और इज इन अ मोशन अनलेस वी कैन नॉट अप्लाई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कोई भी चीज़ वो या तो रेस्ट पोजीशन में होगी या फिर मोशन में होगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। सपोज मान लो, जैसे मैंने बताया था कि टेबल पर बुक रखे हैं तो उसे अगर हमें हटाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा या फिर वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमें न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इससे पहले ये समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम रन कर रहे हैं, ठीक है, एकदम रन कर रहे हैं और सडनली स्टॉप हो गए तो क्या होते हैं? हम सडनली स्टॉप नहीं हो सकते, या तो हम गिर जाते हैं या फिर हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, वैसे ही सेकंड एग्जांपल है, एक हेवी लोडेड ट्रक है, वो एक स्पीड से जा रहा है तो वो सडनली स्टॉप कर सकते, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उसके बिटवीन आ गया रोड में, ठीक है, तो वो सडनली ब्रेक मार सकता है क्या? नो, क्योंकि वो हेवी लोडेड है। ठीक है, ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन भी हेवी लोडेड होती है और वो हाई वेलोसिटी से क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। तो क्या होता है, अगर उसे रुकना है तो वो पहले ही ब्रेक लगाते लगाते बाद में वो रुक जाती है। वो सडनली रुक सकती है क्या? नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल हमारे रिलेट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम। ओके, अब ये मोमेंटम क्या होता है? ये मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, जैसे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे ही मोमेंटम भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इट कैन बी मेजर द मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर द मोशन इन अ बॉडी और इन अ ऑब्जेक्ट। मतलब मोमेंटम क्या है कि बॉडी में कितना मोशन है ये क्या करता है? मेजर करता है, या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम। हम रन कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में मोशन हो रहा है, तो कितना मोशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला बताने से पहले कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक टेनिस बॉल है, ठीक है, आप टेनिस खेलते हो, तो टेनिस बॉल, अब अगर आप टेनिस खेल रहे हो, अगर वो बॉल आपको लगता है तो कितनी इंजरी प्रोड्यूस करेगा? ओके, कुछ इंजरी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ का जो बॉल होता है, अगर वो आपको लगा तो वो क्या करेगा? ज़्यादा इंजरी प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि मोमेंटम दोनों में ही सेम हो सकता है, लेकिन एक क्या कर रहा है? ज़्यादा इंजरी कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? कम इंजरी कर रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि टेनिस बॉल का जो मास होगा, टेनिस बॉल का और क्रिकेट बॉल का, इसका जो मास है वो क्या है? लेस है, और इसका जो मास है वो क्या है? हायर है। बराबर है ना? इसका वेट कम होगा और इसका वेट ज़्यादा होगा। इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। ठीक है, तो मोमेंटम दोनों में सेम होगा, मतलब उन दोनों में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? कम इम्पैक्ट कर रहा है और ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब टेनिस बॉल से हमें कम इंजरी हो रही है और ये बॉल से हमें क्या हो रही है? ज़्यादा इंजरी हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। P से रिप्रेजेंट, कैपिटल और स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू मास
मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज देन अनदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। डायरेक्टली अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पे मास बढ़ रहा है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ये कम इंजुरी प्रोड्यूस कर रहा था, ये ज़्यादा इंजुरी प्रोड्यूस कर रहा है क्रिकेट बॉल। तो क्या हो रहा है कि मास के किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मतलब अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, ये हुआ एग्जांपल। ये समझ में आया कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर ज़्यादा मास है तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा मास है तो मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बुलेट पता है सबको, गोली। जब बंदूक की गोली से किसी को हम फायर करते हैं तो ज़्यादा इंजरी होती है एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल। हमने क्रिकेट बॉल लिया था और अब क्या लिए? बुलेट ले। ठीक है, गन की बुलेट। अगर हम बुलेट चलाते हैं तो वो ज़्यादा इंजरी प्रोड्यूस करती है, इवन द पर्सन विल बी डेड, वो मर भी सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अब बुलेट तो छोटी सी होती है, उसका मास भी कम हो रहा है। बुलेट छोटी सी होती है, उसका मास भी कम होता है, पर वो उतना इम्पैक्ट कैसे करती है या फिर उतनी इंजरी प्रोड्यूस कैसे करती है? उसमें ज़्यादा मोमेंटम कैसे? क्योंकि उसका मास तो कम है। सर आपने अभी बताया कि मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन द मास। ओके, तो मास पे अगर डिपेंड है, अगर ज़्यादा मास पे ज़्यादा मोमेंटम होता है तो बुलेट तो छोटी है, उसका मास भी कम होगा, तो इतना मोमेंटम उसमें कैसे आया? तो यहाँ पर दूसरा हमारा टर्म है क्या? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बुलेट के केस में क्या हो रहा है? वो हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक हो रही है। यहाँ पे अगर हम क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी के साथ बुलेट की वेलोसिटी को कंपेयर करें तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बराबर है? तो मोमेंटम फिर से किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना वो मोमेंटम क्या करेगा? हाई करेगा। ठीक है, मतलब मोमेंटम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हुआ? P का फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए v। और P किससे मोमेंटम हम किससे डिनोट करते हैं? P से। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। दैट इज अ मोमेंटम। मोमेंटम समझ में आया? मोमेंटम क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर हाउ मेनी मोशन इन अ बॉडी। मतलब बॉडी में कितना मोशन है ये मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमारे बॉडी में कितना मोशन है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। ओके, और मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। अगर ज़्यादा मास है इट मीन्स मोमेंटम उस बॉडी में क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ये एक चीज़ मैंने क्यों बताई मोमेंटम? क्योंकि ये मोमेंटम जो है हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है। अब आते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल पे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। क्या बताया था कि हेवी लोडेड ट्रक सडनली स्टॉप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हेवी लोडेड ट्रक का वेट ज़्यादा है, यानी कि उसका मास ज़्यादा है, तो वो सडनली स्टॉप नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मोशन है और वो सडनली स्टॉप नहीं हो सकता क्योंकि हेवी लोडेड ट्रक का मास क्या होगा? ज़्यादा। एंड मास इज डिपेंड अपॉन द मोमेंटम। अब मोमेंटम है मतलब उस ट्रक में क्या है? मोशन है, इसलिए वो सडनली स्टॉप नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैंने दूसरा एग्जांपल ट्रेन का बताया था। अब ट्रेन में क्या होता है? वो हेवी लोडेड तो है ही, मतलब उसका मास भी ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी हाई है। उसकी वेलोसिटी भी हाई है, मतलब उसका मोमेंटम कितना ज़्यादा होगा?
मतलब उसका मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण उसमें जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रेन भी सडनली स्टॉप नहीं हो सकती, वो इसीलिए पहले ही ब्रेक लगाते लगाते वो स्टेशन तक पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मोमेंटम। अब हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied force is directly proportional to applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force. हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना था, इसलिए मैंने मोमेंटम पहले पढ़ाया। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज एफ। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एक गाड़ी है वो चालू नहीं हो रही, ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, 2-3 लोग धक्का लगा देते, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले केस में क्या हुआ, सिर्फ हमने धक्का लगा दिया तो वो गाड़ी सिर्फ क्या हुई, थोड़ी मूव हुई, वो लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? फिर बाद में क्या किया, तो हमने पहले क्या किया, सिर्फ धक्का दिया तो उसमें ज़्यादा मोशन नहीं, उसका जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, 4-5 लोगों ने कंटिन्यूसली थोड़े टाइम के लिए धक्का दिया, फिर वो स्टार्ट हुई। मतलब क्या हुआ, उसमें हमने कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाइड किया, मतलब हमारा जो फोर्स था वो ज़्यादा था, इसलिए उसमें मोशन ज़्यादा आया, और उसी मोशन को क्या बोला जाता है, मोमेंटम। मतलब अगर जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना वो मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, उसका मोशन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो आपका हमेशा फेवरेट है, क्रिकेट मैच, ठीक है। अगर स्लो बॉल है तो हमें उसे हिट करने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है, कम है, तो उसको हिट करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स। अगर फास्ट बॉल है तो हम फोर्स भी क्या लगाते हैं, ज़्यादा, मतलब वो फास्ट बॉल को फोर्स भी क्या लगाना पड़ता है, ज़्यादा लगाना पड़ता है, बराबर है। मतलब वो जो बॉल हमारी तरफ आ रहा है वो मोशन कर रहा है, उसमें कुछ मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब मैंने बताया अभी कि इट इज़ अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द मोशन, उसमें कितना मोशन है, यही क्या है, मोमेंटम है। तो वो बॉल में मोमेंटम होगा, अगर फास्ट बॉल है तो उसमें ज़्यादा मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स भी क्या लगेगा। अगर वो इस डायरेक्शन में मोमेंटम आ रहा है हमारी डायरेक्शन में, बैट्समैन के डायरेक्शन में, तो वो हिट करेगा उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा उसे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही बात क्या बोली जाती है, न्यूटन सेकंड लॉ में बताई गई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब मोमेंटम रेट, जिस मोमेंटम के चेंज का रेट कैसा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स। हम कितना फोर्स लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो मोमेंटम कितना चेंज होता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला अभी बताया। मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ, सपोज मान लो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की u, ओके, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है हमारी v, ओके। और टाइम कितना लग रहा है, वो चेंज होने में, वेलोसिटी चेंज होने में t टाइम लग रहा है, ठीक है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम, जिसे हम p से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी।
ओके, तो हमें क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला डिराइव करना है। न्यूटन सेकंड लॉ तो हमें स्टेटमेंट तो पता चल गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, दिस इज द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एम वी, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, यू इनिशियल वेलोसिटी थी, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी मतलब वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वेलोसिटी की जगह हम कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m v, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी हमारे की क्या है, v। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, रेट, उसका चेंज होने का रेट, मतलब टाइम आ गया उसमें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ, सबसे पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या होगा, पहले इनिशियली इतना मोमेंटम था, फाइनली कितना हुआ, इतना हुआ। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इनिशियली मोशन कम था, फाइनली ज़्यादा हुआ। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था हमारा, m इंटू यू, और फाइनली मोमेंटम कितना हुआ हमारा, m इंटू वी। अब फाइनल वाला मोमेंटम ज़्यादा होगा तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज हुआ, पहले कितना था और बाद में कितना हो, तो दोनों में डिफरेंस कितना चेंज हुआ। तो क्या लिखेंगे हम, m v माइनस m u। फाइनल वाला ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाले मोमेंटम से कम वाला मोमेंटम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम मिलेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। पर क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है। अब उसका रेट कितना है, चेंज होने का रेट किस पे डिपेंड होता है, टाइम पे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज इट, ये चेंज ऑफ मोमेंटम m v माइनस m u डिवाइडेड बाय t। अगर उसको t से डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका रेट कितना है वो टाइम पे डिपेंड करेगा। चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमने निकाल लिया, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब ये दोनों में m कॉमन है, m हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम m कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमारे, v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ओके। सो दिस इज, और ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमारा फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ये बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स बढ़ता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ता है तो भी क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। पर अगर हम इसे बाहर निकाल दें, m को अगर बाहर निकाल दें इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t कर दें, तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, फर्स्ट आई थिंक सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ए है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू, इसे मैं क्या लिख देता हूँ, a। तो ये फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लेंगे हम जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू k, और 1 भी ले सकते हो, दैट इज इक्वल टू ma। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। इस फॉर्मूले पे भी कुछ
प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, दैट इज F इज इक्वल टू ma। और हमारा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है, दिस इज a formula for a second law of motion, that is F is equal to ma। F is equal to ma, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है, डिराइव किया है। सो क्या यहाँ से क्या मिला हमें, F is equal to ma मिला है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ये किससे रिलेट करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हेवी लोडेड है या फिर हाई वेलोसिटी में है तो वो सडनली स्टॉप नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है। और सेकंड लॉ हमारा क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है उसका मोमेंटम चेंज कितना होता है। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर हमारे पर्सनल ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू।